एवरीवन, वेलकम टू व्लॉगमेटिक्स। आज का हमारा हिस्ट्री का टॉपिक है द रशियन रेवोल्यूशन और द बोल्शेविक रेवोल्यूशन 1917। इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे रशिया में रेवोल्यूशन आया, क्यों उसकी ज़रूरत थी, ठीक है, वहाँ के लोगों को ऐसा क्यों लगा और क्यों वहाँ पे प्रोटेस्ट वगैरह हुए थे, ठीक है। फिर गवर्नमेंट में क्या क्या चेंजेस आए थे, वहाँ के किंग के बारे में और थोड़ा हिस्ट्री हम देखेंगे। ऑलराइट, स्टार्ट करते हैं। The Russian Revolution of 1917 is a landmark event in the world history। अब रशियन रेवोल्यूशन ऑफ 1970 को एक लैंडमार्क इवेंट कहा जाता है वर्ल्ड हिस्ट्री का, ठीक है। क्यों कहा जाता है वो हम देखते हैं। Russia was ruled for over 300 years in autocratic manner by Tsar of Romanov dynasty। ठीक है, अब जो किंग सार थे, ठीक है, पूरा नाम था सार निकोलस टू ऑफ रोमनोव डायनेस्टी, ठीक है। उन्होंने क्या किया था, पूरे रशिया को 300 ईयर्स से वो लोग रूल करते आ रहे थे, ठीक है। ये फर्स्ट नहीं थे, इनके पूर्वज वगैरह वो रशिया को रूल करते आ रहे थे। तो ठीक है, अब सिर्फ रशिया नहीं था, ठीक है, पूरा रशियन एम्पायर था, ठीक है। अब सिर्फ आज से देखा जाए तो रशिया अलग है और जो बाकी सारी कंट्रीज़ पहले रशियन एम्पायर में थी वो अलग अलग हो चुकी हैं, ठीक है। लेकिन पहले क्या था, रशियन एम्पायर पूरा एक एम्पायर था, ठीक है, जिसके अंदर बाकी कंट्रीज़ भी इंक्लूडेड थी, ठीक है। रशिया तो था ही, बाकी सारी कंट्रीज़ भी इंक्लूडेड थी, ठीक है। तो कौन सी कंट्रीज़ इंक्लूडेड थी आज की डेट में, हम जिन कंट्रीज़ को जैसे जानते हैं, फिनलैंड, लताविया, लिथुनिया, एस्टोनिया, पार्ट ऑफ पोलैंड, जॉर्जिया, बेलारस, आर्मेनिया एंड अज़रबैजान, ठीक है। तो ये सारी कंट्रीज़ किस में इंक्लूडेड थी, रशियन एम्पायर के अंडर इंक्लूडेड थी, ठीक है। और पूरे रशियन एम्पायर को कौन हैंडल कर रहा था, सार निकोलस, ठीक है, वो पूरे रशियन एम्पायर को रूल कर रहा था, ठीक है। The rule of Tsar was oppressive and people did not have any right and lived miserable life in poverty। ठीक है, तो जब सार निकोलस का रूल था तो वहाँ के लोगों वहाँ के जो लोग थे दे यूज टू लिव अ मिजरेबल लाइफ एंड दे वर वेरी पुअर, ठीक है। और पुअर क्यों थे और मिजरेबल लाइफ कैसे थी, तो हमने देखा था कि यूरोपियन कंट्रीज़ में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ चुका था, ठीक है। उसकी कुछ कुछ इफ़ेक्ट्स रशिया में भी थी, ठीक है। वैसे तो रशिया की हम हिस्ट्री देखते हैं तो 85% लोग जो थे, ठीक है, 85% लोग जो थे वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थे। क्यों इन्वॉल्व थे कि वहाँ का लैंड एरिया था जो था वो बहुत बड़ा था, ठीक है। आज हम देखते हैं रशिया तो बड़ा है ही, ठीक है, साथ ही साथ रशियन एम्पायर यानी दूसरी जो कंट्रीज़ आ जाती हैं तो वो लैंड एरिया जो है वो बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो 85% लोग जो थे वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थे और बाकी जो 15% थे वो अदर प्रोफेशन में थे, ठीक है। तो जैसे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया उसकी कुछ कुछ इफ़ेक्ट्स है ना हमें रशिया में भी देखने को मिली थी, ठीक है। तो पहले कुछ ही जगह पे इंडस्ट्रीज़ होती थी, लेकिन फिर क्या हुआ कि रशिया का जो रेलवे है वो इम्प्रूव होने लगा, ठीक है, एक्सपांड होने लगा। तो उस वजह से क्या हुआ, वो जो बाहरी कंट्रीज़ थी वो रशिया में इन्वेस्ट करने लगी, ठीक है। तो ऐसे ही इंडस्ट्रीज़ बढ़ गई, ठीक है। तो वहाँ के जो लोग थे, ठीक है, वो जो लोग इंडस्ट्रीज़ में काम करते थे, ठीक है, तो वैसे तो काफ़ी रूल्स रेगुलेशन थे कि मिनिमम वेजेस उनको मिलना चाहिए, ठीक है। और एक टाइम पीरियड भी रहता था, फिक्स टाइम पीरियड रहता था। मान लो कि 8 आवर्स आइडियल पीरियड है तो 8 आवर्स ही उनको काम करवाना है, ठीक है। 8 आवर्स आइडियल माना जाता है, आज भी हम देखते हैं 8 आवर्स की जॉब रहती है, ठीक है, 9 to 5 जॉब, 8 आवर्स जॉब, ठीक है। तो 8 आवर्स आइडियल माना जाता था, ठीक है। लेकिन वहाँ के लोग क्या करते थे, जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, ठीक है, इंडस्ट्रीज़ के ओनर थे, वो लोग क्या करते थे कि उनको एक्सप्लॉइट करते थे, ठीक है। वेजेस नहीं देते थे टाइम पे, ठीक है, पूरा वेजेस भी नहीं देते थे और 16 आवर्स काम करवाया जाता था उन लोगों से, ठीक है। आइडियल टाइम पीरियड क्या था, 8 आवर्स आइडियल टाइम पीरियड माना जाता है, ठीक है, लेकिन उन लोगों से 16 घंटे काम करवाया जाता था, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो रहा था, उनका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था, ठीक है। और फिर उनको वो जहाँ पे काम करते थे वहाँ पे उनको रहना खाना सब उनका वहीं पे ही था, ठीक है। तो उन लोग को सोने की जगह कैसे दी जाती थी, मान लो एक बेड छोटा सा दिया जाता था। तो मान लो जैसे कि मैं काम करके आ रही हूँ, मैं उस बेड पे सो गई हूँ, अब मेरा फिर से दोबारा काम करने का टाइम हो गया है तो मैं कंपनी चली गई और बाद में जिसका सोने का टाइम हो गया है वो देन मेरे बेड पे आके सो रहा है, ठीक है। तो ऐसे जो बेड पे सोने का भी ऐसा टर्न वाइज टर्न होता था, ठीक है, जो जिसका रेस्ट करने का पीरियड है वो बेड पे आके रेस्ट कर रहा था, ठीक है। तो इस तरीके की हालत थी रशिया के लोगों की, ठीक है। अब ये तो हुआ मेल्स की कहानी, ठीक है। ऐसा नहीं है सिर्फ मेल्स ही काम करते थे, फीमेल्स भी काम करती थी वहाँ पे,
ठीक है, कंपनीज़ में। तो उन लोग के साथ और भी ज़्यादा ऐसा भेदभाव किया जाता था। जो आदमी थे उनको सैलरी जो देते थे उसके कंपैरिजन में फ़ीमेल्स को और कम सैलरी दी जाती थी। ठीक है, कि फ़ीमेल्स है और उनको कम सैलरी दिया जाए। ठीक है, ऐसा मानना था। ठीक है, तो इस तरीके से एक्सप्लॉयटेशन रशिया के लोगों का हो रहा था। The Tsar army opened fire on the armed protest march led by Father Gipon on 22nd January 1905. This event is described as Bloody Sunday. अब जैसे कि हमने देखा कि वहाँ के लोगों का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, ठीक है, तो उन लोगों ने क्या करना चाहा, प्रोटेस्ट करना चाहा। ठीक है, तो एक प्रोटेस्ट भी हुआ। कब हुआ? 22 जनवरी 1905 को एक प्रोटेस्ट हुआ विच वॉज लेड बाय फादर गेपॉन हु वॉज अ प्रीस्ट। ठीक है, इससे फादर गेपॉन लिखा गया है। तो फादर गेपॉन के लीडरशिप के अंदर एक प्रोटेस्ट हुआ। कब हुआ? 22 जनवरी 1905 को एक प्रोटेस्ट हुआ। कहाँ पे हुआ था? पीटर्सबर्ग में हुआ था, यानी कि जो राजा का महल था उसी के बाहर ही उन लोगों ने जाके प्रोटेस्ट कर दिया था। ठीक है, तो अब जो सार आर्मी थी यानी किंग की जो आर्मी थी उन्होंने क्या किया, जो निहत्थे प्रोटेस्ट करने वाले लोग थे उनके ऊपर ओपन फायर कर दिया। ठीक है, गोलियाँ चलाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो अब गोलियाँ चलाना शुरू कर दिया तो वहाँ पे काफ़ी लोग मर गए थे। ठीक है, तो अब उस इवेंट को ब्लडी संडे कहा जाता है। ब्लडी संडे क्यों कहा जाता है? दैट टाइम विंटर्स थे। ठीक है, जनवरी का मंथ है, विंटर्स थे, वहाँ पे रशिया में तो बर्फ़ वगैरह गिरती है। तो वहाँ पे आज जो आसपास पूरी स्नो थी, ठीक है, पूरी बर्फ़ थी। तो अब उन लोगों ने ओपन फायर कर दिया था, उसकी वजह से वहाँ की जो बर्फ़ थी वो पूरी रेड कलर की हो गई थी। ठीक है, इसलिए उसको नाम दे दिया गया ब्लडी संडे। Mighty Russia was defeated by Japan, a small Asian nation, in the Russo-Japanese War 1905 और 1904-05। ठीक है, उसके बाद एक छोटा सा वॉर भी हुआ था बिटवीन जापान एंड रशिया, इन विच रशिया वॉज डिफीटेड। ठीक है, तो इस वजह से क्या हुआ था, लोग बहुत गुस्से में आ गए थे। ठीक है, यहाँ तो प्रोटेस्ट हुआ ही था। ठीक है, उसके बाद ये वॉर हो गया। उसके बाद जो बाकी के लोग भी थे, ठीक है, मान लो डॉक्टर्स हो गए, लॉयर्स हो गए, और भी जो पब्लिक थी, अदर प्रोफेशन के लोग, वो भी क्या हो गए, प्रोटेस्ट में जॉइंट हो गए कि अब हमको राजा को हटा देना है। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, डेमोक्रेसी चाहिए। ठीक है, तो वो इस प्रोटेस्ट में जुड़ गए थे कि अब हमें राजा नहीं चाहिए, राजा को निकाल दो, हमें डेमोक्रेसी चाहिए। ठीक है, पार्लियामेंट होना चाहिए, वो अब देश चलाएगी। ठीक है, ऐसा लोगों का मानना हो गया था, क्योंकि जो सार ऑटोक्रेसी यानी जो मोनार्की थी रशिया के अंदर, जो सार जो किंग था, ठीक है, उसके वो कितना क्रूर था और कितने लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहा था। ठीक है, इस वजह से अब लोगों की थिंकिंग चेंज होती जा रही थी और वो लोग सब प्रोटेस्ट पे उतर आए थे। इन ऑर्डर टू पैसिफाई द पीपल, डूमा, द रशियन पार्लियामेंट वॉज समॉन्ड। Its inability to conduct business led to its dissolution in 1917। ठीक है, अब लोगों ने प्रोटेस्ट करना चालू कर दिया। ठीक है, अब सार टेंशन में आ गया। ठीक है, सार निकोलस जो था वो टेंशन में आ गया, तो उसने कहा ठीक है हम पार्लियामेंट बना देते हैं। ठीक है, तो डूमा पार्लियामेंट बनाया गया। ठीक है, द रशियन पार्लियामेंट, उसका नाम क्या था, डूमा, उसे डूमा कहा जाता है। तो डूमा बनाया गया। तो इसके अंदर कैसे रूल्स थे कि अब जो सार निकोलस जो किंग है वो क्या करेगा, रशियन पार्लियामेंट यानी डूमा को कंसल्ट करके जो भी डिसीजन है वो लेगा। ठीक है, यानी 50-50 हो गया था, 50-50 रूल हो गया था। 50% सार निकोलस के पास था जो भी पावर्स थे और 50% डूमा के पास थे। ठीक है, तो सार को जो भी सारे डिसीजन लेने थे वो डूमा को कंसल्ट करके लेने थे। ठीक है, अब जो डूमा था वो जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो ठीक से उठा नहीं पाया, इसलिए उसकी वजह से उसका डिसोल्यूशन हो गया। ठीक है, अब इसका फर्स्ट डूमा का डिसोल्यूशन हो गया 1917 के अंदर। फिर क्या हुआ, दूसरा डूमा बनाया गया। ठीक है, तो सेकेंड डूमा जब बनाया गया वो भी सेम रीजंस की वजह से डिज़ोल्व हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट डूमा फेल हो गया, सेकेंड डूमा भी फेल हो गया, उसके बाद थर्ड डूमा बनाया गया। ठीक है, तो थर्ड डूमा 5 ईयर्स के लिए टिक गया था। ठीक है, 5 ईयर्स गवर्नमेंट रहती है, तो थर्ड टाइम जो डूमा बनाया गया था उसने अपने पूरे 5 ईयर्स कंप्लीट किए थे। ऑलराइट, द वर्कर इन पेट्रोग्रेड वेंट ऑन स्ट्राइक ऑन 8 मार्च 1970। द सार आर्मी रिफ्यूज टू शूट एट द स्ट्राइकिंग वर्कर्स। ठीक है, अब थर्ड डूमा जो 5 ईयर्स उसके कंप्लीट हो गए थे, ठीक है, उसके बाद भी प्रोटेस्ट जारी था
कि सार निकोलस को कम्प्लीटली हटा देना है, ठीक है, और डूमा यानी हमें फुल डेमोक्रेसी चाहिए, ऐसा लोगों का मानना था। लेकिन अब लोग तो प्रोटेस्ट करने निकल ही जाएंगे। अब लोग बोलेंगे कि किंग को निकाल दो, हमें डेमोक्रेसी चाहिए, तो किंग इजीली थोड़ी चला जाएगा कि हाँ चलो लोगों ने बोला अब मैं चला जाता हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं था। इसी वजह से डूमा आया, डिज़ोल्व हुआ, कितनी बार फेल हुआ, ठीक है। जो थर्ड डूमा था वो थोड़ा 5 ईयर्स के लिए टिका भी था, ठीक है। तो जो प्रोटेस्ट था वो जारी था। द वर्कर इन पेट्रोग्रेड वेंट ऑन स्ट्राइक ऑन द 8 मार्च 1970। द सार्स आर्मी रिफ्यूज टू शूट एट द स्ट्राइकिंग वर्कर्स, ठीक है। तो दोबारा स्ट्राइक हुआ कहाँ पे, पेट्रोग्रेड में, ठीक है। अब जो फर्स्ट हमने देखा था, फर्स्ट मार्च प्रोटेस्ट जो हुआ था, ठीक है, प्रोटेस्ट मार्च वो कहाँ हुआ था, पीटर्सबर्ग में हुआ था। तो पेट्रोग्रेड कुछ अलग नहीं है, वो सेम ही है, पीटर्सबर्ग, उसका नाम बदल के रख दिया गया था पेट्रोग्रेड इन 1914, ठीक है। अब पेट्रोग्रेड आज हम देखते हैं तो उसको सेंट पीटर्सबर्ग कहा जाता है, ठीक है। यानी कि पहले पीटर्सबर्ग था, उसके बाद नाम बदल के रखा गया पेट्रोग्रेड, उसके बाद दोबारा नाम बदल के रख दिया गया सेंट पीटर्सबर्ग, ठीक है। आज भी आज तुम गूगल करोगे तो तुमको सेंट पीटर्सबर्ग दिखाई देगा, ठीक है। तो सेकेंड दोबारा से प्रोटेस्ट मार्च हुआ था, कब हुआ था, 8 मार्च 1917 को। लेकिन इस मार्च में जो सार की आर्मी थी उसने मना कर दिया कि हम जो स्ट्राइकिंग वर्कर्स हैं उनको शूट नहीं करेंगे, ठीक है। तब आगे देखते हैं क्या हुआ। सार एब्डिकेटेड द थ्रोन एंड प्रोविजनल गवर्नमेंट वॉज फॉर्म्ड बाय केरेंस्काई द मेंशेविक लीडर। दिस इवेंट वॉज द फर्स्ट फेज ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन, ठीक है। अब जो सेकेंड मार्च हुआ उसकी वजह से किंग काफ़ी प्रेशर में आ गया, ठीक है। अब उसकी आर्मी भी उसके खिलाफ हो गई थी, ठीक है। तो फाइनली सार ने क्या किया, अपना जो थ्रोन था उसको छोड़ दिया, ठीक है। अब किंग ने अपना थ्रोन छोड़ दिया। अब इसके बाद अगर किंग हट जाता है तो क्या बनती है, गवर्नमेंट बनती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे दो पार्टीज़ थी, दो पार्टीज़ बाद में हुई, पहले एक ही पार्टी थी, ठीक है। मेंशेविक पार्टी थी और बोल्शेविक पार्टी थी। अब ये दोनों एक ही पार्टीज़ थी, लेकिन कुछ लोगों के ओपिनियंस अलग थे और कुछ लोगों की विचारधारा अलग थी, ठीक है। तो जो एक विचारधारा के लोग थे वो मेंशेविक पार्टी में चले गए और जो अलग विचारधारा के लोग थे वो बोल्शेविक पार्टी में आ गए, ठीक है, बोल्शेविक पार्टी में आ गए। अब मेंशेविक एक रशियन वर्ड है, उसका मीनिंग होता है माइनॉरिटी, यानी मेंशेविक पार्टी में कम लोग थे और बोल्शेविक का मतलब होता है मेजॉरिटी, और बोल्शेविक पार्टी में काफ़ी ज़्यादा लोग थे, ठीक है। तो कैसा हुआ कि जब किंग ने अपना थ्रोन छोड़ दिया तो मेंशेविक पार्टी जो थी वो पावर में आ गई, ठीक है। तो ये फर्स्ट फेज रहा था रशियन रेवोल्यूशन का कि मेंशेविक पार्टी पावर में आ गई थी। The Bolshevik, led by Lenin, overthrew the provisional government and captured power in the November 1917. This event is described as the Bolshevik Revolution, ठीक है। अब जो मेंशेविक पार्टी पावर में आ गई थी वो ज़्यादा टाइम तक पावर में नहीं रही, ठीक है। तो द बोल्शेविक पार्टी जिसको कौन लीड करते थे, लेनिन ओवरथ्रो लीड कर रहे थे, अब वो पावर में आ गई, ठीक है। उन्होंने पावर कैप्चर कर लिया, ठीक है। कब कर लिया, नवंबर 1917 में पावर कैप्चर कर लिया, ठीक है। अब इसे जब वो पावर में आया, ठीक है, बोल्शेविक पार्टी जब पावर में आई तब उसे कहा गया बोल्शेविक रेवोल्यूशन, ठीक है। समझ में आया। पहले मेंशेविक पार्टी पावर में थी, फिर उसका पावर कम हो गया, कौन पावर में आ गया, बोल्शेविक पार्टी पावर में आ गई, ठीक है। उस इवेंट को कहा गया बोल्शेविक रेवोल्यूशन, ठीक है। अब यहाँ से जब किंग हट गया और मेंशेविक पार्टी और बोल्शेविक पार्टी का जो सिनेरियो हुआ था, यहाँ से चेंजेस आए थे गवर्नमेंट में, ठीक है। पहले क्या था, मोनार्की था, जो किंग था सार निकोलस वो रूल कर रहा था। अब क्या आई थी, गवर्नमेंट आई थी। Thereby the first ever socialist government put into practice the philosophy of Karl Marx, ठीक है। तो बोल्शेविक पार्टी ने क्या किया था, वो किसकी फ़िलासफ़ी लेके आए थे, फ़िलासफ़ी ऑफ कार्ल मार्क्स, ठीक है। कार्ल मार्क्स कौन सी गवर्नमेंट को सपोर्ट करते थे, सोशलिस्ट गवर्नमेंट को सपोर्ट करते थे, ठीक है। तो बोल्शेविक पार्टी जब पावर में आया तो कौन सी गवर्नमेंट बनी, सोशलिस्ट गवर्नमेंट बनी, कहाँ पे, रशिया में, ठीक है। और जो मेंशेविक पार्टी थी वो कौन सी टाइप की पार्टी को मतलब कैसी गवर्नमेंट को सपोर्ट करते थे, जो जर्मन में चलती है, ठीक है। लेकिन वहाँ के लोग बोल्शेविक पार्टी जो थी वो क्या मानते थे, सोशलिस्ट गवर्नमेंट को मानते थे और कार्ल मार्क्स की फ़िलासफ़ी को फॉलो करते थे, ठीक है। तो जब बोल्शेविक पार्टी पावर में आई
तो कौन सी गवर्नमेंट बनी? सोशलिस्ट गवर्नमेंट बनी। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको ये सोशलिस्ट गवर्नमेंट क्या है, कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट क्या है, मोनार्की क्या है, तो आप मुझे कमेंट्स में बताना, हम इसके ऊपर भी एक वीडियो बना देंगे कि सोशलिस्ट गवर्नमेंट क्या है, कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट क्या है, मोनार्की क्या है। ऑलराइट, ये था हमारा रशियन रेवोल्यूशन। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।